दिया है। तो हमारा जो चैप्टर का नाम चल रहा है वो क्या चल रहा है, हमारा चैप्टर हीट ट्रीटमेंट। हीट ट्रीटमेंट, तो सबसे पहले आप ये जानिए हीट ट्रीटमेंट होता क्या है। हीट ट्रीटमेंट होता क्या है, और हीट ट्रीटमेंट में जो आज हम पढ़ेंगे, आज हम हीट ट्रीटमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस पढ़ेंगे एनीलिंग के बारे में, या हम ये कह सकते हैं एनीलिंग हीट ट्रीटमेंट का एक तरह का टाइप है। तो सबसे पहले एनीलिंग को पढ़ने से पहले हमारे सामने 4-5 क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला, हीट ट्रीटमेंट कहते किसे है, फिर वो करते क्यों है, फिर लास्ट वन क्वेश्चन आता है आपका कि एनीलिंग किसे कहते हैं, और फिर टाइप्स ऑफ एनीलिंग। आपकी बुकों में जो लिखा हुआ है केवल एनीलिंग की डेफिनेशन के बारे में लिखा हुआ है, जो कि सीमित नहीं है। तो आज उससे थोड़ा बियॉन्ड जानेंगे कि एनीलिंग का मतलब क्या होता है और एनीलिंग हमारी कितने तरह की होती है। तो आप बिल्कुल वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन को मैं डिस्कस करता हूं, हीट ट्रीटमेंट किसे कहते हैं। हीट ट्रीटमेंट का हिंदी में मतलब क्या होता है, ऊष्मा उपचार। ऊष्मा उपचार करते क्यों है, तो सबसे पहले आप एक ये वर्ड डाल लीजिए, कोई भी अगर आपकी धातु होगी, कोई भी अगर आपका मेटल होगा, तो जब हम मेटल को तोड़ते हैं ना, तो उसके अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे क्रिस्टल से मिलकर मेटल बना हुआ होता है। क्रिस्टल का मतलब होता है छोटे छोटे अणु, ठीक है। तो क्या बोला मैंने कि मेटल जो होगा वो किससे मिलकर बना होगा, क्रिस्टल से मिलकर बना होगा। और इन क्रिस्टलों की व्यवस्था को, उनके शेप के साइज को, उनके शेप और साइज को क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, क्लियर। या टेक्निकल फील्ड में मैं इसे मॉलिक्यूल्स भी बोलता हूं, मॉलिक्यूल्स भी बोलता हूं। तो हीट ट्रीटमेंट का करने का फायदा यह होता है, जब मैं किसी चीज को, धातु को गर्म करता हूं और फिर उसे निश्चित दर से ठंडा करता हूं, तो जो ये स्टील, जो ये आपकी जो धातु के अंदर का स्ट्रक्चर या मॉलिक्यूल्स था ना, इसलिए क्या हो जाता है, इनमें चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है, यानी कैसे हो जाते हैं कि जो साइज होते हैं वो थोड़े-थोड़े क्या हो जाते हैं, ग्रेन साइज थोड़ा-थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो यही होता है हमारा क्या, हीट ट्रीटमेंट। तो इसकी डेफिनेशन हीट ट्रीटमेंट की कुछ ऐसी होगी कि किसी धातु या मिश्र धातु को गर्म करने पर, उसे निश्चित दर से ठंडा करने पर उसकी अंदरूनी बनावट क्या, स्ट्रक्चर या मॉलिक्यूल्स में जो चेंजेस आते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं हीट ट्रीटमेंट। इसका फायदा क्या होता है, इसका फायदा यह होता है कि इसके अंदर जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती है उसे हम इजीली चेंज कर सकते हैं। धातु कैसे हो जाती है, धातु में आपका वियर रेजिस्टेंस हो जाता है, और धातु क्या हो जाती है, आपकी हार्ड भी हो जाती है, ताकि वो दूसरी धातु को इजी तरीके से काट सके। और आपने सुना होगा कि अगर धातु आपकी हार्ड हो जाती है, हार्ड करते हैं, तो उसमें ब्रिटलनेस आ जाता है। तो ब्रिटलनेस को दूर करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, हीट ट्रीटमेंट का प्रयोग करते हैं। और हीट ट्रीटमेंट का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि धातु आपकी क्या हो जाती है, उस पर जंग नहीं लगता। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसमें मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को हम आवश्यकता अनुसार चेंज कर सकते हैं। क्लियर। जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं आपको, आपने ब्रेड देखा होगा, जो खाने वाला ब्रेड होता है, अगर आप ब्रेड को चूल्हे पर या गैस पर गर्म करते हैं और फिर उसे ठंडा करते हैं, तो ब्रेड का स्ट्रक्चर जो अंदर क्रिस्टल होते हैं कैसे हो जाते हैं, आप देखे होंगे, अब वो क्या हो जाता है, आपका हार्ड हो जाता है। तो यही तो हीट ट्रीटमेंट है, यानी किसी चीज को गर्म करा और फिर उसे ठंडा करा, तो जो उसके अंदर का जो स्ट्रक्चर जो चेंज हुआ, वो क्या होता है, हमारा हीट ट्रीटमेंट होता है। क्लियर। तो हीट ट्रीटमेंट हमारा ये मतलब होता है। और हीट ट्रीटमेंट हम जब धातु को गर्म करते हैं तो उसे निश्चित दर से ठंडा करते हैं, चाहे पानी से ठंडा करें, चाहे तेल में ठंडा करें, चाहे हवा में ठंडा करें, या फिर हम उसे फर्नेस में ठंडा करते हैं। तो चारों डिफरेंट तरीकों जब हम बनाते हैं, तो डिफरेंट तरीके से हमारा जो स्ट्रक्चर होता है स्टील का, वो क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो हाँ, हम यहाँ ये कह सकते हैं कि अगर मैं किसी धातु को गर्म करूंगा और उसे निश्चित दर से ठंडा करूंगा, चाहे पानी में करूं, चाहे तेल में करूं, चाहे हवा में करूं या फर्नेस में करूं, स्ट्रक्चर चारों में मेरा क्या आएगा, अलग आएगा। क्लियर। ठीक है। तो यहां से हीट ट्रीटमेंट के बारे में आपको इतना जानने के लिए मिल जाता है। क्लियर। सर बोलने सर जी, यूपी बोरिंग टेक्नीशियन का एग्जाम कब तक होगा, चिरंजीत। यूपी बोरिंग टेक्नीशियन का एग्जाम, इस पे वीडियो बना दी हमने, इसका जो एग्जाम होगा आपका जनवरी एंड तक होगा। ठीक है। तो यहां से आपको ये सारी चीजें जानने के लिए मिल जाती हैं। तो आप टॉपिक डाल लीजिए, आप क्या, एनीलिंग। आप टॉपिक डाल लीजिए, आप एनीलिंग। देखिए ध्यान से समझिएगा, एनीलिंग का मतलब क्या होता है। सबसे पहले देखिए, एनीलिंग की डेफिनेशन कुछ इस प्रकार होती है, मैंने इससे पहले भी आपको बता चुका हूं कि अगर हीट ट्रीटमेंट के प्रोसेस की अगर मैं बात करता हूं, तो कितने तरह के होते हैं हमारे पास, बहुत तरह के हमारे पास हीट ट्रीटमेंट के प्रोसेस होते हैं। जैसे कौन कौन से होते हैं, हार्डनिंग हो गया, टेम्परिंग हो गया, केस हार्डनिंग हो गया, एनीलिंग हो गया, और हमारा जो लास्ट आते हैं हमारे कौन से, नॉर्मलाइजिंग हो गया। तो हार्डनिंग और टेम्परिंग जो है, ये वाली स्टेज कौन सी है हमारी इसमें, यानी इसमें मैं धातु को गर्म करता हूं और उसे तुरंत ठंडा कर देता हूं। और एनीलिंग और नॉर्मलाइजिंग में क्या है हमारा, इसमें मैं धातु को गर्म तो करूंगा, मगर कैसे करूंगा, ठंडा से बहुत धीरे धीरे करूंगा। तो ये कौन सी कंडीशन होती है हमारी, ये कंडीशन होती है हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है। क्लियर। क्वेश्चन आया हुआ है, इक्विलिब्रियम कंडीशन। और ये कौन सी कंडीशन होगी हमारी, नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन। क्लियर यहां से मेरी बात। ठीक है, ओके। एक क्वेश्चन यहां से ये आ जाता है। फिर हार्डनिंग किस मेटल पर की जाती है, तो ध्यान दीजिएगा, हार्डनिंग जब भी कभी की जाएगी, वो की जाएगी आपके हाई कार्बन स्टील पर। और जो एनीलिंग और नॉर्मलाइजिंग होगी, ये किस पे की जाएगी, ये की जाएगी आपके मीडियम कार्बन स्टील पर। क्लियर। क्वेश्चन आया हुआ है, राइट डाउन करके लिख लीजिएगा नोट्स बनाते के साथ ही। ठीक है। क्लियर। अगर मैं केस हार्डनिंग की बात करूं, तो केस हार्डनिंग किस पे की जाती है, ये की जाती है आपके लो कार्बन स्टील पर। और केस हार्डनिंग हमारी डिफरेंट तरह की होती है, साइनाइडिंग हुआ, नाइट्राइडिंग हुआ, फ्लेम हार्डनिंग हुआ, या इंडक्शन हार्डनिंग हुआ। इसमें फ्लेम हार्डनिंग और इंडक्शन हार्डनिंग किस पे की जाती है, आपके हाई कार्बन स्टील पर। क्लियर। तो ये सारी चीजें मैं आपको कवर करा चुका हूं। हार्डनिंग, टेम्परिंग इससे पहले वाली क्लासेस में मैं कवर करा चुका हूं। आज का जो टॉपिक होगा हमारा, वो क्या होगा, हमारा एनीलिंग। क्लियर। ठीक है। तो राइट डाउन कर लीजिएगा एनीलिंग के बारे में। क्वेश्चन यहां से आया हुआ है कि इक्विलिब्रियम कौन कौन से होते हैं और नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन आपकी कौन कौन सी होती है हीट ट्रीटमेंट के प्रोसेस में। तो आगे बढ़ते हैं एनीलिंग के बारे में। तो ध्यान से सुनिएगा, एनीलिंग कहते किसे हैं, ध्यान सुनिएगा भाई। देखिए, अगर किसी हार्ड स्टील को मुझे नरम करना हो या मशीनिंग योग्य बनाना हो, तो हीट ट्रीटमेंट की एक विधि से की जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एनीलिंग। यानी एनीलिंग के द्वारा किसी भी हार्ड धातु को, कठोर धातु को नरम बनाया जाता है या मशीनिंग योग्य
बनाया जाता है। इसमें धातु को ठंडा तो किया जाता है, मगर ठंडा कैसे किया जाता है? बहुत धीरे धीरे। तो मैं को बोल सकता हूं यहां से, यहां जो क्विंचिंग रेट होगा, वो क्विंचिंग रेट का मतलब यानी उसे ठंडे करने की जो दर होगी वो कैसी होगी? बहुत स्लो होगी। किसमें होगी? भट्टी के अंदर में। ठीक है, क्वेश्चन यहां से यही आता है कि एनीलिंग में जब आप धातु को ठंडा करते हैं तो किसमें करते हैं? धातु को ठंडा हमेशा करें किसमें? फर्नेस में ही धातु को आप गर्म करते हैं। जैसे जैसे टेंपरेचर बढ़ता जाएगा, अगर अपर क्रिटिकल टेंपरेचर आ गया अकॉर्डिंग टू परसेंटेज कार्बन के अनुसार, तो कुछ देर के लिए आप टेंपरेचर को वहां रोक देंगे और फिर भट्टी को स्विच ऑफ करके आप पार्ट को भट्टी में ही रख देंगे। इससे क्या होगा? आपका जो पार्ट था आपका धीरे धीरे ठंडा होता जाएगा। तो ये प्रोसेस है, इसके बारे में भी आगे बात करूंगा। ठीक है, तो एनीलिंग का मतलब क्या होता है? डेफिनेशन मैंने बता दी। एनीलिंग में जो क्विंचिंग रेट होगा वो क्या होगा? बहुत स्लो होगा। और कहां तक होता है? आपके रूम टेंपरेचर। कहां तक होता है? आपके रूम टेंपरेचर तक होता है। कैसे होता है? यानी इसमें जो पार्ट होगा उसे आप फर्नेस के अंदर क्या करेंगे? टेंपरेचर देंगे। वो कुछ देर के लिए टेंपरेचर आप एक समान रखेंगे, फिर भट्टी को क्या कर देंगे? स्विच ऑफ कर देंगे, यानी भट्टी में का और उष्मा उसमें नहीं पहुंचाएंगे। और या फिर हम क्या करेंगे? या तो उस पार्ट को क्या करेंगे? भट्टी में रख देंगे, या उस पार्ट के ऊपर क्या रख देंगे? हम सैंड डाल देंगे, या हम क्या रख देंगे? ड्राई एफ या राख से उसे ढक देंगे। यानी इसका मतलब क्या होगा? सपोज कीजिए अगर यही पार्ट होगा तो इसके ऊपर क्या डाल देंगे? तो राख डाल देंगे, या इसे रेत से ढक देंगे। इसका मतलब अब भारी वातावरण जो है इस पे प्रभाव नहीं डालेगा। क्लियर? तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा, पार्ट आपका धीरे धीरे क्या होगा? ठंडा होगा। और मैंने आपको फैक्ट बताया था, अगर कोई भी पार्ट आपका यानी कोई भी चीज आपको तुरंत गर्म कर रहे हैं सॉरी तुरंत गर्म कर रहे हैं, तुरंत ठंडा कर रहे हैं, तो वो हार्ड और ब्रिटल होगी। मगर अगर आपने धातु को गर्म करा और उसे धीरे धीरे ठंडा कर रहे हैं, तो क्या हो जाती है? धातु आपकी उसके जो अंदर का जो स्ट्रक्चर होता है, अंदर के जो क्रिस्टल होते हैं, कैसे हो जाते हैं? ग्रेन साइज कैसे हो जाते हैं? उसके बड़े हो जाते हैं। क्लियर? और जब ग्रेन साइज बड़े हो गए तो क्या हो गया? जो धातु थी वो क्या हो गई? आपकी ऑटोमेटिकली नरम हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है, और क्या हो जाती है? आपकी वो डक्टाइल भी हो जाती है। क्लियर? तो ग्रेन साइज बड़ा हुआ, ग्रेन साइज बड़े होने के साथ क्या होगा? धातु सॉफ्ट हो गई। ओके, क्लियर? और सॉफ्ट हो गई तो क्या होगी? धातु आपकी डक्टाइल हो गई। क्लियर? और आपको पता है अगर कोई भी डक्टाइल धातु है तो उसकी इजी तरीके से मशीनिंग कर सकता हूं, यानी उसे इजी तरीके से मैं काट सकता हूं। क्लियर? तो इसकी इजी मशीनिंग भी हो सकती है। क्लियर? कल मैंने फैक्ट आपको बताया था। तो एनीलिंग का जो मेन कॉन्सेप्ट जो होता है वो यही होता है, आपने सुना होगा कि धातु को सॉफ्ट करना और उस पर इजी मशीनेबल करना। क्लियर? तो वो क्यों होता है ऐसा? वो इसलिए होता है क्योंकि आप पार्ट को भट्टी के अंदर रख देते हैं, या फिर आप पार्ट को सैंड या ऐश के अंदर रख देते हैं, और जिससे क्या होता है? आपके जो स्टील का जो स्ट्रक्चर के जो छोटे छोटे क्रिस्टल होते हैं वो क्या उनका साइज कैसे हो जाता है? बड़ा हो जाता है। क्लियर? और जब साइज किसी भी क्रिस्टल का साइज बड़ा हो जाता है तो धातु ऑटोमेटिक क्या हो जाती है? आपकी सॉफ्ट हो जाती है। क्लियर? और सॉफ्ट हो गई तो धातु कैसी हो गई? आपकी डक्टाइल हो गई, और डक्टाइल मटेरियल की हम मशीनिंग इजी तरीके से कर सकते हैं। क्लियर? इसमें एक राइट डाउन, यहां तक एक पॉइंट राइट डाउन करके यहां ये लिख लीजिएगा इसकी। ठीक है, इसमें एक पॉइंट राइट डाउन करके ये लिख लीजिएगा कि बहुत बार अगर हीट ट्रीटमेंट के कोई दूसरा ऑप्शन भी दूसरे प्रोसेस भी करने होते हैं, जैसे हार्डनिंग, टेम्परिंग या नॉर्मलाइजिंग, तो इन सबसे पहले हम क्या करते हैं? इन सबसे पहले हम एनीलिंग भी कर सकते हैं। क्लियर? ठीक है, ये आप इसमें राइट डाउन करके लिख लीजिएगा। ठीक है, तो जितना मैंने पढ़ाया अभी आपको रिवाइज करा दूं, एक बार रिवाइज करा दूं। तो प्रोसेस जो था, प्रोसेस जो था टोटली बता दिया मैंने आपको। तो एक बार प्रोसेस देख लीजिए, एक बार इसका प्रोसेस देख लीजिए, इसमें कैसे कैसे हम करते हैं। ये देखिए फटाफट से। अगर मैं बात करता हूं किसकी, अगर मैं बात करूं एनीलिंग की, तो एनीलिंग हमारा कैसे कैसे होता है? देखिए भाई, एनीलिंग का अर्थ क्या है? धातु को नरम बनाना, सॉफ्ट बनाना। ठीक है, किसी भी धातु पर मशीनिंग इत्यादि क्रियाएं करने के लिए उसे नरम बनाना होता है। भाई अगर नरम नहीं बनाएंगे तो उस पर वर्किंग कैसे होगी? ठीक है, जिसके लिए ऊष्मा उपचार की एनीलिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। कंफर्म? सहमत यहां से? ठीक है, किसी भी धातु की एनीलिंग करने के लिए निम्नलिखित प्रमुख उद्देश्य होते हैं। सबसे पहला क्या? सबसे पहला जो आपका मेन फंक्शन होता है एनीलिंग का, क्या होता है? धातु की कठोरता को कम करना। यानी धातु की एनीलिंग से हम क्या करते हैं? धातु को हम नरम करते हैं या धातु की हार्डनेस को कम कर देते हैं। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, धातु की मशीनिंग योग्य बनाना। ओके, धातु की आंतरिक संरचना में आई विकृति को समाप्त करना। क्लियर? धातु की डक्टिलिटी बढ़ाना और धातु के ग्रेन साइज को रिफाइन करना। क्लियर? ठीक है, तो यहां से जो इंपॉर्टेंट जो चीज है, अगर आपसे ये पूछ रहे कि क्या एनीलिंग धातुओं की संरचना में आई विकृति को समाप्त करता है और धातु के ग्रेन साइज को रिफाइन करता है, तो हां करता तो है, मगर बहुत कम मात्रा में करता है। जो धातु का ग्रेन साइज जो होगा, धातु का जो ग्रेन साइज रिफाइन करना और इंटरनल स्ट्रक्चर को समाप्त करना, ये किसका फंक्शन है? ये फंक्शन है आपका नॉर्मलाइजिंग का। ये किसका फंक्शन है? आपका नॉर्मलाइजिंग का। तो एनीलिंग का जो मेन फंक्शन है, वो मेन फंक्शन क्या है आपका? धातु की कठोरता को कम करना, मशीनिंग योग्य बनाना और धातु की डक्टिलिटी को बढ़ाना। क्लियर? तो अगर ऑप्शन में आपके चारों पांचों तीनों आ जाए तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आपको यही देनी है। और जो मैंने आपको ये बताया ग्रेन साइज और आई विकृति का मतलब होता है डिस्टोर्शन। ठीक है, विकृति का मतलब क्या होता है? डिस्टोर्शन, या हम इसे इंटरनल स्ट्रेस भी कह सकते हैं। तो इंटरनल स्ट्रेस को समाप्त करने का किसका होता है? नॉर्मलाइजिंग का होता है, जो कि इसके ठीक विपरीत होती है। नॉर्मलाइजिंग का मतलब ये होता है, एनीलिंग में तो आप क्या कर रहे थे कि उसे भट्टी के अंदर डाल रहे थे और वहां फर्नेस बंद कर रहे थे, मगर नॉर्मलाइजिंग में क्या करेंगे? आप बंद कमरे में स्थिर हवा के तापमान पर आप धातु को क्या करते हैं? ठंडा करते हैं। तो ये क्वेश्चन यहां से अक्सर पूछे जाते हैं। तो एनीलिंग के बारे में इससे बाहर और कुछ कभी नहीं आएगा। क्लियर? देखो फटाफट से, इसके बाद हम क्या बोलते हैं? अगर एनीलिंग की बात करते हैं हम, तो एनीलिंग क्या है हमारा? जिस जॉब की एनीलिंग
नहीं होती है उसे धीरे धीरे एक समान रूप से उचित तापमान 700 डिग्री से कुछ अधिक तापमान तक गर्म करते हैं। 700 डिग्री से अधिक यानी अपर क्रिटिकल तापमान से अधिक गर्म करेंगे एवं उसके बाद जॉब को धीमी गति से ठंडा करते हैं। हाजी करते हैं। जॉब को धीमी गति से ठंडा करने के लिए उसे या तो भट्टी में ही छोड़ देते हैं या फिर बुझे हुए चूने या रेत या राख में दबाकर रख दिया जाता है। जैसे मैंने प्रोसेस आपको बताया, ठंडा होने के बाद जॉब की कठोरता समाप्त हो जाती है, वह मशीनिंग करने योग्य नरम हो जाता है। तो ये सारी चीजें मैं आपको यहां बता चुका हूं। एक इसका प्रोसेस ये देख लीजिए, इसका प्रोसेस जो मेन प्रोसेस है वो यही है। ठीक है, इसमें यहां देखिए फटाफट। तो इसमें बिल्कुल जो मैंने अभी आपको जितना मैंने आपको बताया इसमें वही लिखा है। तो अगर आपको धातु को एनीलिंग करनी हो तो उसे कैसे करेंगे? सबसे पहले धातु के एनील टेंपरेचर उसे गर्म एनील टेंपरेचर तक उसे गर्म कीजिए। वो टेंपरेचर क्या होगा, कितना होगा, वो धातु में परसेंटेज ऑफ कार्बन के डिपेंड होती है। फिर क्या करना है, फिर उसे भट्टी में ही क्या कर दीजिए, भट्टी में ही टेंपरेचर दीजिए और भट्टी में ही उसे गर्म होने के लिए छोड़ दीजिए। ठीक है, तो उसमें यही बताया हुआ है। देखिए स्टील यानी प्रोसेस यानी एनीलिंग प्रोसेस आप करते कैसे हैं? स्टील के कठोर पार्टों को एनील करने के लिए उन्हें एनीलिंग तापमान पर गर्म किया जाता है। हां जी करेंगे। ठीक है, इस तापमान पर पार्ट को गर्म करके उसे भट्टी में ही धीरे धीरे ठंडा होने दिया जाता है या फिर पार्ट को राख या चूने में दबा दिया जाता है, ये मैं बता चुका हूं, और वहीं उसे ठंडा होने दिया जाता है। इस प्रकार ठंडा होने पर पार्ट कैसा हो जाता है, आपका नरम हो जाता है। ये फैक्ट है आपका, ये फैक्ट है। मैंने बताया था ना आपको कि अगर आप पार्ट को धीरे धीरे ठंडा करेंगे तो उसका जो कैसा हो जाएगा, वो नरम हो जाएगा। तो वो यही बता रहा है। और एनीलिंग तापमान स्टील की कार्बन की प्रतिशतता के अनुसार रखा हुआ जाता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस थी आपकी एनीलिंग की। तो इसमें एक वर्ड यहां ये आया, एनीलिंग तापमान स्टील की कार्बन प्रतिशत मात्रा के अनुसार रखा जाता है। तो कितना रखा जाता है? ठीक है, एक इमेज देख लीजिए फटाफट से, एक इमेज देख लीजिए फटाफट से। आपकी स्क्रीन पर एक इमेज आ रही होगी, आपकी स्क्रीन पर एक इमेज आ रही होगी, यहां देखिए फटाफट से। देखिए अगर आपका टेंपरेचर 0 अगर आपकी कार्बन की परसेंटेज किसी में 0.1% से कम है तो टेंपरेचर कितना रखा जाएगा, 875 डिग्री सेल्सियस से कितना, 925 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? और अगर आपकी टेंपरेचर परसेंटेज ऑफ कार्बन 0.9 से 1.3% तक है तो कितना टेंपरेचर रखा जाएगा आपका, तो रखा जाएगा आपका 760 से 780 के बीच में। क्लियर? ठीक है, और इसमें जो कूलिंग रेट जो होता है, इसमें जो धातु जो ठंडी होती है, क्वेश्चन आया हुआ था एनीलिंग में, लिख लीजिएगा कितनी होती है, 100 से 150 प्रति घंटा। 100 से 150 प्रति घंटा धातु आपकी क्या होती है, ठंडी होती है। ठीक है, किसमें ठंडी होगी, आपकी फर्नेस में। क्लियर? तो एनीलिंग से मेन जो कांसेप्ट था यहां से यही था कि एनीलिंग का मतलब क्या होता है। बहुत से स्टूडेंट का क्वेश्चन जो उसमें ये लगा देते हैं कि सर एनीलिंग से हमारे इंटरनल स्ट्रेस दूर हो जाते हैं। अरे एनीलिंग से इंटरनल स्ट्रेस दूर तो होते हैं, मगर वो किस एनीलिंग से होते हैं, वो होते हैं आपके प्रोसेस एनीलिंग से। क्लियर? ठीक है, तो प्रोसेस एनीलिंग के बारे में भी इतना सब हम जल्दी से जानेंगे। क्लियर? ठीक है सर जी, इंडियन ओके क्लियर। ठीक है, तो यहां से समझ में आ गया। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो एनीलिंग के बारे में मैंने आपको इतना बता दिया कि एनीलिंग कहते हम किसे हैं। अब बढ़ते हैं किसकी तरफ, अब बढ़ते हैं किसकी तरफ, अब बढ़ेंगे सबसे पहले राइट डाउन कर लीजिएगा टाइप्स ऑफ एनीलिंग। किसकी तरफ बढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ एनीलिंग। तो लिख लीजिएगा टाइप्स ऑफ एनीलिंग, टाइप्स ऑफ एनीलिंग। तो एनीलिंग जो बेसिकली जो होती है वो आपकी 4 तरीके की होती है। सबसे पहली एनीलिंग कौन सी होती है आपकी, सबसे पहली एनीलिंग होगी आपकी फुल एनीलिंग। फुल एनीलिंग, देखिए फुल एनीलिंग कहां यूज होती है, फुल एनीलिंग जो यूज होगी वो कहां यूज होगी, जहां आपको इंक्रीज क्या करनी हो, डक्टिलिटी करनी हो, इंक्रीज डक्टिलिटी। ठीक है, और रिड्यूस क्या करनी है उसमें, रिड्यूस करना उसमें हार्डनेस। ठीक है, क्लियर क्लियर मेरी बात। तो डक्टिलिटी तो फुल एनीलिंग जो यूज होती है हमारी, फुल एनीलिंग कहां यूज होगी हमारी, जहां हमें हार्डनेस को रिड्यूस करना हो और डक्टिलिटी को इंक्रीज करना हो। डक्टिलिटी का इंक्रीज का मतलब यानी जो मेटल आपके डक्टाइल होंगे उनकी इजी तरीके से मशीनिंग हम कर सकते हैं। क्लियर? तो फुल एनीलिंग का यूज हम वहां करते हैं। अगर मैं इसकी टेंपरेचर की बात करूं तो इसमें टेंपरेचर कितना रखा जाएगा, इसमें बस टेंपरेचर वही है। अगर आपको मैं हीटिंग की बात करूं, उसमें अगर मैं बात करता हूं उसकी हीटिंग की बात करता हूं तो उसमें वही होगा। अगर आपका टेंपरेचर, अगर आपकी स्टील जो है, अगर आपकी स्टील की परसेंटेज ऑफ कार्बन 0 से 0.8 तक है, 0 से 0.8 तक है, यानी यहां से लेकर अगर स्टील में कार्बन की परसेंटेज इतनी है तो यहां टेंपरेचर कितना होगा आपका, अपर क्रिटिकल टेंपरेचर से 30 से 50 अबव। ठीक है, 30 से 50 अबव। और अगर आपकी कंडीशन हाइपर यूटाइट वाली स्टील की है, 0.8 से परसेंटेज ऑफ कार्बन अधिक है, तो कितना परसेंटेज होगा, तो आपका जो टेंपरेचर होगा तब कितना होगा आपका, लोअर क्रिटिकल से 30 से 50 अबव। ठीक है, क्लियर? तो ये सारी चीजें मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। इसका डायग्राम दिखा दूं मैं आपको, ये लीजिए फटाफट से। ठीक है, देखिए ये लीजिए, ये आपका एक डायग्राम है। ये कौन सी है, ये आपकी लोअर क्रिटिकल टेंपरेचर की लाइन है। ठीक है, और ये कौन सी आपकी, ये आपकी अपर क्रिटिकल टेंपरेचर की लाइन है। ठीक है, तो फुल एनीलिंग में अगर आपकी परसेंटेज ऑफ कार्बन जो है 0 से लेकर 0.8 तक है तो उसे आप कितने पे हीट देंगे, अपर क्रिटिकल टेंपरेचर से 30 से 50 अबव। ठीक है, जैसा आपका हार्डनिंग में दे रहे थे। और अगर परसेंटेज ऑफ कार्बन आपकी 0.8 से 2.1 तक है, 0.8 से अधिक है, तो कितनी देंगे आपके, लोअर क्रिटिकल टेंपरेचर से 30 से 50 अबव। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है, फैक्ट बताया था मैंने कि जिसमें जितना ज्यादा परसेंटेज ऑफ कार्बन आप मिला देंगे वो धातु उतनी हार्ड हो जाएगी, मगर उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट उसका हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वो यही बोल रहा है, तो वो यही बोल रहा है। यहां परसेंटेज ऑफ कार्बन कम थी तो मेल्टिंग पॉइंट कैसा हो गया, इसका हमारा हाई हो गया। ठीक है, यहां परसेंटेज ऑफ कार्बन आपकी ज्यादा थी तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया, इसमें कम हो गया, तभी यहां लोअर क्रिटिकल टेंपरेचर आपका आया। ठीक है, तो मैं बताता आपको फुल एनीलिंग का। तो फुल एनीलिंग में हमारा
एनिलिंग का यूज हम कहां करते हैं, जहां हमें हार्डनेस को रिड्यूस करना हो और उसकी डक्टिलिटी को हमें बढ़ाना हो। कूलिंग रेट कितना होगा इसमें हमारा, कूलिंग रेट जो होता है इसमें हमारा कितना होता है आपका 30 से 200 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। कूलिंग रेट इसमें हमारा इतना होगा। कूलिंग रेट इसमें आपका वही होगा जैसा फर्नेस में बंद कर भट्टी को बंद करके उसमें हम रख देंगे, क्लियर। तो ये तो थी आपकी फुल एनिलिंग। दूसरी एनिलिंग कौन सी होती है, दूसरी एनिलिंग होती है आपकी कौन सी, प्रोसेस एनिलिंग, ठीक है, प्रोसेस एनिलिंग। तो प्रोसेस एनिलिंग को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, प्रोसेस एनिलिंग को बिल्कुल ध्यान से समझिए। कमेंट पे ध्यान नहीं दूंगा भैया, अभी कमेंट पे ध्यान नहीं दूंगा। देखो क्या बोल रहे हैं भैया आप, ये सर आज डीएसपी का एग्जाम क्वेश्चन अवेलेबल करा सकते हैं क्या, वीडियो बफरिंग करता, वीडियो बफरिंग हो रही है क्या भाई, वीडियो बफरिंग हो रही है क्या? वीडियो बफरिंग तो नहीं हो रही भाई, एक मिनट रुकिए जरा, ठीक है। तो दूसरी एनिलिंग हमारी कौन सी है, दूसरी एनिलिंग हमारी प्रोसेस एनिलिंग। तो देखिए प्रोसेस एनिलिंग किसे कहते हैं, तो जो आप फुल एनिलिंग में क्या कर रहे थे, आप धातु को क्या कर रहे थे, एकदम से गर्म कर रहे थे। मगर प्रोसेस एनिलिंग में क्या होगा, धातु को आप गर्म करेंगे और उसे कुछ देर तक उसी टेंपरेचर पे रखेंगे, फिर दोबारा से धातु को गर्म करेंगे, फिर दोबारा से उसे उसी टेंपरेचर पर रखेंगे, फिर दोबारा से गर्म करेंगे और फिर दोबारा से उसे उसी टेंपरेचर पर रखेंगे। तो इसमें जो धातु को जो आप गर्म कर रहे हैं ना, वो कैसे गर्म कर रहे हैं, इंटरमीडिएट सेक्शन में कर रहे हैं। तो वही आपका क्या है, वही आपका प्रोसेस एनिलिंग है, वही आपका प्रोसेस एनिलिंग होगा, क्लियर। इतनी बात समझ में आ गई, हाँ इसमें समझ में आ गई, ठीक है। और दूसरी बात, प्रोसेस एनिलिंग करते कहां है, तो प्रोसेस एनिलिंग हम वहां करते हैं जहां हमारा कोड वर्किंग, जहां हमारा कोड वर्क वाले काम होते हैं। उसमें क्या होता है, कोड वर्किंग एक वर्ड होता है आपका रिक्रिस्टाइल टेम्परेचर, ठीक है, मैं बोलता हूं आरटीसी, रिक्रिस्टाइल टेम्परेचर। तो रिक्रिस्टाइल टेम्परेचर का मतलब ये होता है, अगर आपकी धातु है, सपोज कीजिए कोई किसी का टेम्परेचर 500 था, 500 डिग्री सेल्सियस था किसी का, अगर इससे ज्यादा मैं धातु को गर्म कर देता हूं तो धातु के अंदर के जो आपके ग्रेन साइज होते हैं ना, वो कैसे हो जाते हैं, वो खराब हो जाते हैं, क्लियर। अगर 500 से कम टेम्परेचर में धातु पे वर्क करता हूं तो उसके ग्रेन साइज मेरे क्या होते हैं, वो खराब नहीं होते। तो वही होता है आपका क्या, कोल्ड वर्क, वही क्या होता है आपका कोल्ड वर्क, क्लियर मेरी बात। तो ठीक है, तो प्रोसेस एनिलिंग का यूज कहां करते हैं, जहां हमें कोल्ड वर्क वाले काम करने पड़ते हैं और इनके कारण क्या होते हैं, इनके कारण हमारे जो स्ट्रक्चर होते हैं वो खराब हो जाते हैं। तो उन्हें पुनः दोबारा से स्थिति में लाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, प्रोसेस एनिलिंग का प्रयोग करते हैं। और प्रोसेस एनिलिंग का जो सबसे बेस्ट यूज होता है, हम इसे वहां यूज करते हैं जहां हमारा काम करते वक्त ग्रेन साइज बिल्कुल खराब हो जाता है, ठीक है। तो जो आप बोलते हैं ना कि एनिलिंग का मतलब ये होता है इंटरनल स्ट्रेस को रिफाइन करना, जो इंटरनल स्ट्रेस को रिफाइन करता है ना, कौन सा करता है, वो आपका प्रोसेस एनिलिंग करता है, ठीक है। क्या करता है आपका, प्रोसेस एनिलिंग करता है, क्लियर, ठीक है। तो यहां से आपको इतना समझ में आ जाना चाहिए इसके। तो देखिए क्या बोलता है ये प्रोसेस एनिलिंग, दिस प्रोसेस इज मेनली सिचुएटेड फॉर लो कार्बन स्टील, ठीक है। यानी एनिलिंग किसके लिए था, पहले आपका मीडियम कार्बन स्टील के लिए था, मगर इस बार जो प्रोसेस एनिलिंग है किसके लिए, आपका लो कार्बन स्टील के लिए है, ठीक है, क्लियर। और इसे हम कहां तक, इसे हम गर्म कहां तक करेंगे, आपके जस्ट बिलो द लोअर क्रिटिकल टेंपरेचर ऑफ स्टील, ठीक है। तो यहां से ये चीजें आपको बिल्कुल राइट डाउन करके लिख लीजिएगा। प्रोसेस एनिलिंग में आपका जो मटेरियल होगा कौन सा होगा, लो कार्बन स्टील का होगा। और जब इसे गर्म कहां तक करेंगे हम, लोअर क्रिटिकल टेंपरेचर तक हम इसे गर्म करेंगे, ठीक है। कोल्ड वर्क स्टील नॉर्मली टेंड्स टू प्रोसेस इंक्रीज द हार्डनेस एंड डिक्रीज डक्टिलिटी, मेकिंग इट डिफिकल्ट टू वर्क। यानी इसका मतलब ये है कि आपका कोल्ड वर्क स्टील जो होता है वो इतनी उसमें हार्डनेस जो है बढ़ जाती है, जिसके कारण हम उसका काम में लेने के लिए वो सुटेबल नहीं होता है, क्लियर। और ये आपकी ज्यादा यूज कहां की जाती है, ये ज्यादा यूज की जाती है आपकी जो शीट मेटल होते हैं, स्टील लाइक वायर ड्रॉन स्टील में, ठीक है। तो यहां से केवल आपको बस इसमें इतना समझ में आना चाहिए कि प्रोसेस एनिलिंग जो होगा वो कौन सी मेटल पे यूज होता है, आपके लो कार्बन स्टील पे, और किस टेंपरेचर पे होगा, आपके लोअर क्रिटिकल टेंपरेचर पे, ठीक है। तो यहां से आपको ये चीज समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट स्टील की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टील कौन सी आपकी, स्ट्रेस, एक मिनट रुकिएगा, जो नेक्स्ट स्टील है आपकी कौन सी है, स्ट्रेस रिलीफ एनिलिंग, स्ट्रेस रिलीफ एनिलिंग। तो इसका मतलब क्या हो, देखिए स्ट्रेस का मतलब यही होता है, इसका यूज हम वहां करते हैं जहां हम कास्टिंग कर रहे हो बड़ी वाली, और कोई वेल्डिंग स्ट्रक्चर हो, यानी कोई पार्ट आपने वेल्ड कर बनाया है, बहुत बड़ा वाला पार्ट है, कास्टिंग करके या कुछ वेल्डिंग करके आपने पार्ट को बनाया, तो उसके अंदर क्या आ जाता है, उसके अंदर स्ट्रेस आ जाते हैं। तो उनसे उनको मुक्त करने के लिए हम कौन सी विधि अपनाते हैं, स्ट्रेस रिलीफ एनिलिंग को हम इसमें यूज करते हैं, क्लियर। इसमें इतना ही है, इसके डीपली मत जाइएगा, ओके। जो लास्ट है हमारी, लास्ट कौन सी है, स्फेरोलाइज एनिलिंग। देखिए क्वेश्चन जो आता है, क्वेश्चन इसमें से बस यही आता है आईटीआई लेवल के लिए कि स्फेरोलाइज एनिलिंग कहां यूज करेंगे, फुल एनिलिंग का यूज करेंगे और प्रोसेस एनिलिंग कहां यूज करेंगे। इसके डीपली इतना ज्यादा नहीं है, तो इस वजह से बस मैं इसमें जो शॉर्ट पॉइंट है आपको वो बता देता हूं। स्फेरोलाइज एनिलिंग कहां यूज करते हैं, स्फेरोलाइज एनिलिंग यूज हम वहां करेंगे जहां हमें मशीनिबिलिटी करना थोड़ा कठिन होता है ना, तो वहां कौन सी यूज करते हैं, वहां यूज करते हैं स्फेरोलाइज एनिलिंग, ठीक है। तो फटाफट से देखिए कहां यूज करेंगे, दिस इज अ प्रोसेस फॉर हाई कार्बन एंड अलॉय स्टील टू इन ऑर्डर टू इंप्रूव देयर मशीनिबिलिटी। यानी किस किस पार्टों पे यूज होगी, आपके हाई कार्बन स्टील पे होगी और अलॉय स्टील पे यूज होगी, किसके लिए, टू इंप्रूव देयर मशीनिबिलिटी, यानी मशीनिबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, स्फेरोलाइज एनिलिंग का यूज हम करते हैं। क्या काम करता है, द प्रोसेस टाइम टू इंप्रूव एंड इंप्रूव करता है किसे, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द स्टील, दिस कैन बी डन बाय टू मेथड, ठीक है। तो किसकी तरह से होते हैं, आपके दो मेथड से होते हैं, ये आपके दो मेथड है, सिंपल से ये मेथड है, तो इतना डीपली जाएंगे नहीं, ठीक है। तो एक बार मैं दोबारा बता देता हूं, अगर मैं प्रोसेस एनिलिंग की बात करूं तो प्रोसेस एनिलिंग कहां यूज करते हैं हम, कोल्ड वर्क वालों में के लिए इंटरनल स्ट्रेस को
दूर करने के लिए किस पे यूज करेंगे, लो कार्बन स्टील पे यूज करेंगे, लोअर क्रिटिकल टेंपरेचर पे। क्लियर? ओके। स्ट्रेस रिलीफ एनीलिंग कहां यूज करते हैं, जो कोई आपका बड़े बड़े कास्टिंग वाले पार्ट होंगे या कोई आपका वेल्डेड स्ट्रक्चर होगा। क्लियर? ओके। अगर मैं बात करूं स्फेरोलाइज एनीलिंग की, तो स्फेरोलाइज एनीलिंग कहां होगी हमारी, हाई कार्बन स्टील वाले पार्ट पे होगी और अलॉय स्टील के पार्ट पर होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट कहां होगी, जहां आपकी इजी मशीनेबिलिटी नहीं हो सकती। और पहला था आपका फुल एनीलिंग कहां यूज होगा, जहां आपको मेटल में से हार्डनेस को खत्म करना हो, उसकी मशीनेबिलिटी को क्या, उसकी डक्टिलिटी को क्या करना हो, इंप्रूव करना हो। क्लियर? तो यहां से ये दो चीजें आपको समझ में आ जानी चाहिए। क्लियर? ओके। क्लियर? तो यहां से ये चीजें भी आपको समझ में आ जानी चाहिए। क्लियर? तो जल्दी से मैं अब 2 मिनट देता हूं आपको। अगर किसी स्टूडेंट का कोई कमेंट है, किसी स्टूडेंट का अगर कोई क्वेश्चन है एनीलिंग को लेकर, तो पूछ लीजिए फटाफट से। एनीलिंग को लेकर अगर किसी स्टूडेंट का कोई कमेंट है, कोई कुछ पूछना चाहता है, तो एनीलिंग को लेकर पूछ लीजिए फटाफट से। एनीलिंग को लेकर पूछ लीजिए अगर किसी स्टूडेंट का कोई कमेंट है तो। क्लियर? एनीलिंग का जो मेन फंक्शन होते हैं, दोबारा बता रहा हूं क्या होगा मेन फंक्शन, मशीनेबिलिटी को सुधारना, वो धातु को नरम करना। ये 2 मेन फंक्शन होते हैं एनीलिंग के आपके। ओके, जल्दी से आ जाइए भाई। सर बफरिंग क्या है भाई? क्लियर? तो एनीलिंग 4 तरह की होती है आपकी। ओके, इसमें आप ये समझ लीजिए, एक क्वेश्चन यहां से ये आ जाता है कभी-कभी कि अगर आपने देखा होगा अगर आप ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर को आप तुरंत ठंडा करते हैं तो क्या मिलता है आपको, मार्टसाइट मिलता है। क्लियर? तो सुन लीजिए कैसे कैसे मिलेगा। देखिए, अगर सपोज कीजिए ये आपकी कौन सी थी, ये आपकी ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर था, ये आपका ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर था। अगर आप इसे तुरंत पानी में ठंडा करेंगे तो आपको क्या मिलता है, रैपिडली अगर ठंडा करेंगे पानी में तो क्या मिलेगा आपको, मार्टसाइट मिलेगा। क्लियर? अगर आप ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर को ऑयल में ठंडा करेंगे या एयर में ठंडा करेंगे या फर्नेस में ठंडा करेंगे तो उसमें क्या मिलेगा आपको, इसमें मिलता है आपको परलाइट। इसमें क्या मिलता है आपको, परलाइट। और मार्टसाइट जो है वो कैसा है आपका, सबसे हार्ड धातु है मार्टसाइट। क्वेश्चन बहुत बार आया, आप गलत करके आ जाते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि सबसे हार्ड जो होता है कौन सा होता है, तो आप लगा देते हो परलाइट। परलाइट हार्ड नहीं है, परलाइट मजबूत है। सबसे हार्ड क्या है आपका, मार्टसाइट सबसे हार्ड है। इसमें वियर रेजिस्टेंस का भी इसमें गुण होता है और जो हार्डनिंग प्रोसेस है वो भी इसमें से ही हमारी बनती है। क्लियर? ओके। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अगर आप ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर को, जो कि आपका लोअर क्रिटिकल टेंपरेचर पे बनना चालू हो जाता है, अगर आप उसे पानी में तुरंत ठंडा करोगे तो मार्टसाइट मिलता है। मार्टसाइट कैसा होता है, इसमें क्या होता है, इसमें ये मैग्नेटिक भी होता है हमारा, ये हमारा मैग्नेटिक भी होता है। क्लियर? अगर मैं इंटरमीडिएट, अगर मैं इसकी बात करूं आपके ऑयल की, एयर की, फर्नेस की, तो उसमें परलाइट तो मिलता है, मगर परलाइट हमारा कैसे कैसे मिलता है। अगर मैं ऑयल में ठंडा करूंगा तो यहां मिलेगा मुझे कौन सा, यहां मिलेगा मुझे वेरी फाइन परलाइट। यहां कौन सा मिलेगा मुझे, वेरी फाइन परलाइट। अगर मैं स्लो एयर की बात करता हूं तो यहां कौन सा मिलेगा मुझे, फाइन परलाइट। ओके। अगर मैं फर्नेस में धीरे धीरे ठंडा करूंगा तो यहां कौन सा मिलेगा मुझे, यहां मिलेगा मुझे कोर्स परलाइट। यहां कौन सा मिलेगा मुझे, कोर्स परलाइट। और आपको पता है कोर्स परलाइट का मतलब क्या होगा, इसके जो अंदर के जो स्ट्रक्चर था हमारा, यानी क्रिस्टल थे, वो कैसे हो गए, हल्के हल्के बड़े बड़े हो गए। वो मैंने आपको बताया, जब आपके अणु क्रिस्टल बड़े बड़े हो जाते हैं तो धातु कैसे हो जाती है आपकी, पूरी सॉफ्ट हो जाती है, नरम हो जाती है, वो डक्टाइल हो जाती है। क्लियर? तो जो बोलते हैं कि निश्चित दर से ठंडा करो, तो जो निश्चित दर से ठंडा करेंगे ना, तो धातु का जो स्ट्रक्चर होगा वो भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। क्लियर? तो यहां से मैं ये कह सकता हूं कि अगर आपने धातु को गर्म करा और उसे पानी या फर्नेस में या तेल में ठंडा कर रहे हैं तो स्टील का अंदरूनी जो स्ट्रक्चर था वो भी चेंज हो जाएगा। क्लियर? तो यहां से ये सारी चीजों को राइट डाउन कर लीजिएगा। और अगर फर्नेस में ठंडा करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपकी धातु सॉफ्ट हो जाएगी, डक्टाइल हो जाएगी, नरम हो जाएगी। अगर कोई चीज मटेरियल आपका डक्टाइल है तो क्या हो जाएगा, आपका मशीनेबल भी हो जाएगा। और यहां आपकी ये कौन सी कैसी होती है, आपकी नॉन मैग्नेटिक होती है। क्लियर? ये आपकी नॉन मैग्नेटिक होती है। क्लियर? सर क्लास स्टार्ट लेट से। सर ड्रिल मशीन में स्टॉप रिंग का यूज देखिए, राहुल सोने वाला, ड्रिल मशीन में स्टॉप रिंग का यूज देखिए। ड्रिल मशीन में जो स्टॉप रिंग का यूज करते हैं वो इसलिए करते हैं, अगर हमें मुझे आपसे ये कहना है कि ड्रिल आप सपोज कीजिए, ड्रिल आपको अगर किसी होल में कर रहे हैं तो 10 एम तक कर रहा है या 50 एम तक कर रहा है, मगर मुझे उस जॉब में ड्रिल की तरह करना है, आपको सपोज कीजिए 10 एम तक करना है, तो एक रिंग होता है जिसमें स्पिंडल पे क्या कर देता हूं, सेट कर देता हूं, यानी उसके आगे मेरा ड्रिल उस होल के अंदर नहीं जाएगा। तो ये ड्रिल मशीन पर आपके स्टॉप रिंग का यूज होता है। क्लियर? ठीक है? ओके, यहां से क्लियर भाई? सर जी 4 वाला फिर से बता दो एग्जांपल देकर। 4 वाला, ठीक है। टूल स्टील में कौन सी प्रोसेस होती है, तो सरफेस हार्डनिंग। ठीक है, टूल स्टील। सबसे पहले मनोज मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जो टूल स्टील है ना वो आपका हाई कार्बन स्टील का पार्ट है। ठीक है? क्लियर? ओके। तो मैं यहां में ये कह सकता हूं टूल स्टील जो होता है वो आपकी हाई कार्बन स्टील में से मिलकर बना है। ओके, ठीक है। अभी किसी स्टूडेंट स्फेरोलाइज एनीलिंग, देखो भाई जो आपका ये था, एक बच्चे का आंसर आया, क्वेश्चन आए थे, सर स्फेरोलाइज एनीलिंग कहां होगा। तो देखो स्फेरोलाइज एनीलिंग वहां होता है जहां जिस किसी मेटल की मैं इजी तरीके से मशीनेबिलिटी नहीं कर पा रहा ना, तो उसको दूर करने के लिए मैं क्या कौन सी एनीलिंग का यूज करता हूं, स्फेरोलाइज एनीलिंग का यूज करता हूं। और स्फेरोलाइज एनीलिंग करने से धातु में मेरा मशीनेबिलिटी का गुण इजी तरीके से आ जाएगा। क्लियर? और वो किस मेटल पे की जाती है, आपके हाई कार्बन स्टील पर, हाई कार्बन एंड इट्स अलॉय पर। क्लियर? ओके। और इससे क्या होता है, आपका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है, वो आपका इंप्रूव हो जाता है। क्लियर? इसमें आपको बस यही पढ़ना है, इसमें स्फेरोलाइज एनीलिंग। ओके। और कोई किसी का आंसर, और किसी का आंसर भाई? जल्दी, मैंने आपको बता दिया भाई, आगे बढ़े, सेशन खत्म कर दो क्लास भाई अब। ओके, धीरे धीरे सर जी, लोअर क्रिटिकल पॉइंट। चिरंजीत सर, लोअर सर आपके पास ठीक नहीं आ रही। ओके,
सेशन को ऐड कर दें तो ये एनिलिंग था, हार्डनिंग कंप्लीट हो गया, ठीक है, डैम्पिंग कंप्लीट हो गया, एनिलिंग कंप्लीट हो गया। कल हम पढ़ेंगे क्या, कल हम नॉर्मलाइजिंग पढ़ेंगे। और उसके बाद जो केस हार्डनिंग में साइनाइडिंग होता है, नाइट्राइटिंग होता है, साइनाइडिंग होगा या नाइट्राइटिंग होगा या पैक कार्बोनाइजिंग होगा, उसके बाद हम ये सब चीजें जानेंगे, ठीक है। तो जल्दी से एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए सभी स्टूडेंट सेशन को लाइक कर दीजिए, फिर मैं सेशन को ऐड करता हूं। सेशन को लाइक कर दीजिए और प्लस लिख दीजिए, प्लीज लिख दीजिएगा एनिलिंग कॉन्सेप्ट क्लियर, एनिलिंग कॉन्सेप्ट क्लियर, एनिलिंग कॉन्सेप्ट क्लियर। यहां से कोई क्वेश्चन बचना नहीं चाहिए। लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में एनिलिंग कॉन्सेप्ट क्लियर, ताकि मेरी संतुष्टि के लिए कि एनिलिंग आपको कंप्लीट आ गया है। राकेश कुमार सर, अब से डेली टाइम क्या होगा? अब से डेली टाइम जो होता है वो आपका 6 या 6:30 होता है। आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा।